नमस्कार। सच का आगाज आमजन की आवाज गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। आज हमारी राजनीतिक समसामयिक परिचर्चा में कई बार कोटद्वार के विधायक व उत्तराखंड सरकार में काबीना मंत्री रह चुके लोकप्रिय व विकास पुरुष से प्रसिद्ध कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ हैं। सर, आपका गढ़ आवाज में स्वागत है। सर, पहला सवाल शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड के 21 वर्षों के इतिहास में 11 मुख्यमंत्री, ये कौन सी फैक्ट्री है और कैसी राजनीति है? तो ये है कि अधिकतर जो है सरकारें कुछ पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती हैं, और ये बात सही है कि 21 साल में 11वां मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड को मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो तमाम उम्मीदें जो जनता की होती हैं कि विकास होगा, उनकी सहूलियत मिलेगी, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी परेशानियाँ दूर होंगी, उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है और जो कार्य जो है जल्दी होना चाहिए वो देर तक बना रहता है, जिसकी वजह से जो वास्तव में जनता की सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये इसे एक विडम्बना का एक स्वरूप मानते हैं हम लोग, और एक नियति भी बन गई कुछ इस प्रकार की। लेकिन जिस ढंग से अभी ये लगातार परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों से बचा जाना चाहिए और बचा जा सकता था, लेकिन इसके लिए शायद कोई होमवर्क नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस प्रकार की बातें सामने आई है। और आपको एक छोटे से 5-6 महीने के ही के अंतराल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन्होंने उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा नहीं की होगी, बल्कि अचानक परिवर्तन के वो आगे बढ़ने का प्रयास किया। और जैसे कि बताया गया है कि संवैधानिक जो बाध्यता थी उसके अंतर्गत उनको तीसरा मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो ये भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर ये चुनाव आयोग के पास जाते तो शायद मैं समझता हूँ कि वो अनुमति देते। चुनाव आयोग ये बात सही है कि 1 साल के अंदर यदि कोई मिड टर्म सामान्य रूप से होता है तो उसको अवॉइड करने का प्रयास करता है, ताकि वहाँ पर 1 साल के कार्यकाल में किसी व्यक्ति को चुनाव में जाना, उसके बाद जीतना, और फिर जो है छोटे से कार्यकाल के लिए इतना बड़ा खर्च करना, इतना बड़ा प्रशासनिक अमले को इन्वॉल्व करना, कहीं न कहीं डेवलपमेंट के कार्यों को रोकने का प्रयास करते हैं। इसी उद्देश्य से एक क्लाउज है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो उसमें ये बाध्यता नहीं है। और ये आप अगर वो जाते कि और कहते कि हमारा मुख्यमंत्री का मामला है, सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा, एक और मुख्यमंत्री बनेगा, उसको समझने में जो है प्रदेश की गतिविधियों को समझने में दिक्कत होगी, और जिसकी वजह से जनता को राहत नहीं मिल पाएगी। तो ये बातें हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता था। लेकिन फिर भी अभी तो हो गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने में कुछ तो नया जो है ये सरकार करके दिखाए। अभी जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, ये मैं समझता हूँ कि अब तक के इतिहास में, यानी इन 21 सालों के इतिहास में सबसे बुरा वक्त जो है उत्तराखंड की जनता का रहा है। जहाँ पर विकास को जिस तेज़ी से हम लोगों ने 2002 से लेकर 2006 तक चलाने का प्रयास किया, फिर जो है 2012 से लेकर 2017 तक चलाने का प्रयास किया, तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया, और लोगों के अंदर ये महसूस होने लग गया था कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में कोई गलती नहीं की। लेकिन सरकार बदलते ही एक भावना फिर बदल जाती है कि हमने सरकार यानी उत्तराखंड बनाने में गलती की। ऐसा क्यों बीजेपी के राज्य में होता है, ये चीज़ें समझनी होंगी। आप यहाँ कोटद्वार में रहते हैं, दोनों ही लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत चौकस, और बहुत मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से आप अपना काम निभा रहे हैं, और जो धरातल पर है, जो फैक्चुअल स्थिति है, उसी को दिखाने का आप प्रयास करते हैं। तो आपने भी महसूस किया होगा कि इन 4.5 सालों में अगर कोटद्वार की ही हम बात करते हैं तो एक ईंट भी, एक पत्थर भी कोटद्वार में पिछले कार्यकाल से आगे नहीं बढ़ पाया। वो जो तमाम योजनाएं थी हमारी, उनको ही रोक दिया गया, और रोकने के बाद उन पर आज जंग लग गया। स्थिति नेगी जी, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, लेकिन कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती ही दिखी।
क्या कारण है? ये जो बेस हॉस्पिटल हमारे द्वारा बनाया गया, उम्मीद कीजिए कि ये सिर्फ 60 बेड का हॉस्पिटल होता, ये 300 बेड का नहीं होता, तो तब क्या होता? नंबर 1। नंबर 2, इन 4 सालों में ये एक मैंडेटरी आवश्यकता होती है कि जब कोई बेस हॉस्पिटल बनता है तो उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वतः ही लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमने इसके लिए अप्लाई भी किया था, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का पूरा कंट्रोल केंद्र के पास होता है और उसको अनुमति देते। इन 4 सालों में ये सोए रहे, न उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया, न उन्होंने यहाँ पर ICU जो 15 और 20 होने चाहिए थे बेड, वो नहीं लगाए, वेंटिलेटर को नहीं लगाया। तो इसमें आखिर कौन जिम्मेदार? बेस हॉस्पिटल का मतलब ही यह है कि इसको फुल फ्लेज्ड होना है। हमने मशीनें उसमें डिजिटल एक्सरे लगा दिया, CT स्कैन लगा दिया, MRI लगा दिया, डायलिसिस लगा दी, लिथोट्रिप्सी मशीन लगा दी, लेकिन जो बाकी शेष कार्य थे उनको करने चाहिए थे। आज भी वहाँ पे कार्डियक यूनिट नहीं है, हम लोगों ने स्वीकृत कर रखी थी। आज भी वहाँ पे बर्न यूनिट नहीं है, जो हमने स्वीकृत की थी। तो ये मैं समझता हूँ कि सरासर राज्य सरकार की भारी लापरवाही, जनता के प्रति उदासीनता का भाव, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सैकड़ों मौतें हुई जिनको रोका जा सकता था, लेकिन उनको रोका नहीं गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने एक प्रयास किया था, 192 बीघा जमीन जो है मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध कराई थी। आप लोगों ने स्वयं जाकर उसका निरीक्षण किया, क्या स्थिति उसकी है। जब हमने उस पर काम प्रारंभ कर दिया था तो उसको निरंतर आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। और इन 3-4 सालों में आज जो मेडिकल अपने स्वरूप में अगर आ गया होता, ये पूरे जो है जनपद पौड़ी नहीं, पूरे गढ़वाल मंडल की सेवा करता। और जो कोरोना में जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण या मेडिसिन की कमी के कारण जो बहुत सारी मौतें हुई हैं, उनको बचाया जा सकता था। लेकिन ये भी एक अदूरदर्शिता, एक लापरवाही के कारण जो है वो मेडिकल कॉलेज आज अधर में है और खनन का एक अड्डा बन गया। आप सोचिए कि जो विभाग मेडिकल कॉलेज बनाता ही नहीं है, यानी कि श्रम विभाग को जमीन दे दी गई जो आपके वो नहीं करता है, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाता है, इसमें कौन दोषी है? लोगों को क्यों गुमराह किया गया कि 300 बेड का हॉस्पिटल? कोटद्वार में आजकल जो है चैनलाइजेशन के नाम पे खनन किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मानकों के विपरीत। यूँ कहिए कि नदियों का चीरहरण हो रहा है और सड़कें बदहाल हैं, क्या कहेंगे? ये है कि जिस ढंग से कोटद्वार की इन 3-4 नदियों में, खो नदी हो गई, सुकरो हो गई, मालन हो गई, तेली स्रोत हो गया और ग्वालगढ़ नदी हो गया, इनमें जिस ढंग से खनन किया गया, ये मैं समझता हूँ कि अब तक के इतिहास में आज़ादी से लेकर आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। जितनी बेदर्दी से यहाँ के खनिज चीज़ों को जो है औने पौने ढंग से यहाँ खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके हम लगातार कोशिश करते रहे थे कि इसके बारे में हम लोगों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो पैसे के सामने समझने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप, क्योंकि पत्रकार बंधु और हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, इनसे आप पूछिएगा कि जितना रेवेन्यू इन नदियों से उनको मिला है, उसका जो है करीब 50%, उसका 50% यहीं की नदियों पे उसकी चैनलाइज करने के लिए पैसा मिलना चाहिए। कितनी जगह इन्होंने चैनलाइज किया? ये तो भगवान भरोसे, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा बारिश तेज नहीं हो रही है। अगर बारिश तेज होती तो मैं समझता हूँ कि जो है मालन ने निश्चित रूप से दोनों तरफ फाड़ दिया होता, सुखरो नदी ने दोनों तटबंधों को उड़ा दिया होता, खो नदी ने उड़ा दिया होता, और ऐसी तेजी स्रोत ग्वालगढ़ ने भी ऐसी स्थिति होती। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इस सरकार को ही नियोजित ढंग से, साइंटिफिक ढंग से कोई कार्य कर नहीं रही है। और हैफाजार्ड वे में, यानी कि किस ढंग से हम लोग राजस्व को अपने लोगों को ठिकाने लगाएं, कैसे इसको लगाएं, वो एक सिस्टम इन्होंने बना दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप जानते हैं कि यहाँ की नदियाँ जो हमारे आर्थिकी में एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती हैं, उन्हीं को जो है इनका स्वरूप आपने बदल दिया। मैं आपको यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि मालन नदी का हेड, जहाँ पर हम लोगों ने लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से पहली चीज दी थी कि एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर पर्यटक स्थल बनेगा। राजा भरत
के नाम से कर्णस्थली की तपस्थली और उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली राजा भरत की, तो उसी को खनन के जो है हवाले जो है उसको प्रतिकूल कर दिया गया, जिसकी वजह से उसमें जो है जो कोर्ट में चले गए, कोर्ट जाने के बाद में बंद। यहाँ तक कि सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारा जो हेड है जो पानी का मालन राइट और लेफ्ट जो नहर है वहाँ पे वो डैमेज होने की स्थिति में, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने जो है कहीं से इसको करवाया, तब जाके ये आज 22 करोड़ रुपए जो है एक किस्म से एडीबी का लोन है। हमारे यहाँ पर भाई साहब हैं, ये बैंक के एम्प्लॉय रहे हैं, बड़ी व्यक्ति रहे हैं, कर्जा लेकर आपने 22 करोड़ रुपए उस पर लगाने के लिए हम लोगों ने एडीबी से कर्जा लिया। आज जो है 5 साल होने को हैं, उस कर्जे की रफ्तार जो इंटरेस्ट के रूप में बढ़ रही होगी आप कल्पना नहीं करेंगे कितनी होगी। लेकिन इन्होंने कभी भी ये करवट सोचने का प्रयास नहीं किया कि इसका जो टेंडर हो गया उस पर तो कुछ न कुछ काम करें। सिर्फ वो खनन की ओर बढ़ गया, खनन की वजह से वहाँ पर जो है हाईकोर्ट में कोई पीआईएल लग गई, जिसकी वजह से वो स्टे है। लेकिन स्टे अगर होता है तो आपने पैरवी नहीं की आज तक, उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कि पैरवी करते हुए पीआईएल कोर्ट को समझाते कि ये ऐसी बात नहीं है, ये बात ऐसी है। और हम कहते हैं कि चलो उस कोर्स को इन्होंने जो है चेंज कर दिया। रेस्ट ऑफ द पोर्शन जहाँ पर कि कोर्ट का कोई दखल नहीं है, उनका सिर्फ नदी तक दखल है, बाकी हिस्से में तो कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए था, ताकि जो 22 करोड़ रुपए सरकार के पास और पर्यटन विभाग के पास आया है उसका सदुपयोग हो गया होता। और उस सदुपयोग हो जाने से जनता को एक राहत मिलती, एक बहुत बड़ा यहाँ पर सौंदर्यीकरण उसका होता। पूरे देश और विश्व में जो है राजा भरत और कर्ण ऋषि की तपस्थली को जाना जाता, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता और पूरे विश्व में के मानचित्र में, पर्यटन के मानचित्र में इसका नाम होता। तो ये किसके लिए आकर्षण था? यहाँ की जनता के लिए था। हजारों बच्चों को रोजगार मिलता, कोई गाइड बनता, कोई वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट खोलता, कोई कुछ करता, कोई एडवेंचर्स की स्थिति पैदा करता, कोई जो है ट्रैकिंग रोड बनाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस प्रकार हम लोगों को रोजगार दे सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि रोजगार देने में राज्य सरकार फेल रही है। तो इन 6 महीनों में तो क्या कल्पना की जा सकती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ अपने असफलताओं को, अपने फेलियर को छुपाने के लिए सिर्फ नाम और चेहरा आगे खिला रहे हैं, बाकी इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जनता जैसे स्थिति में 4 साल रही वैसे 4.5 और 5 साल गुजर जाएंगे। जनता के हिस्से में कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है, ऐसे मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें अब भी जनता को समझना चाहिए और राज्य सरकार को भी समझना चाहिए कि आखिर कब तक जनता को चला जाएगा और कब तक भोली भाली जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ शगुफेबाजी के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए वोटों को अपने के लिए परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। एक बात साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता में पार्टी जरूर आती है, और सत्ता में जब पार्टी आती है तो राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, आपकी महंगाई पर अंकुश कैसे लगेगा, डेवलपमेंट के काम से अगर खुलेंगे तो स्वाभाविक रूप से रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन ये पहली सरकार है जो सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय कार्यों को, उन उपक्रमों को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना। सत्ता में आने के बाद तो राष्ट्र को मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है। और अगर ये कंसेप्ट अन्य पार्टियों ने भी लेना प्रारंभ कर दिया तो देश का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा, इस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इस पर हम लोगों को सोचना होगा, विचारना होगा, ताकि हम लोग भविष्य में कुछ आगे बढ़ सकें। और जो उत्तराखंड की मूल भावना थी कि आज जो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो के पीछे, उन भावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमको कारगर ढंग से काम भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और उसी दिशा में आगे निर्णय और फैसला भी लेना पड़ेगा, तभी जो है उत्तराखंड का भला संभव है। आजकल एक आवाज कोटद्वार में उठी है कि उत्तराखंड सरकार को एक भू अधिनियम बनाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे धारा 371 यहाँ पर भी लागू की जाए, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपको याद होगा 2002 और 2007 के बीच में जब पहली सरकार थी तो उस समय
एक भू कानून लागू किया गया था और उसमें ये था कि इतने वर्ग स्क्वायर फीट से ज़्यादा कोई बाहरी व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता, और वो भी उस पीरियड में अगर उस पर उस जिस कार्य के लिए वो इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर दी गई है, अगर उसको नहीं लगाते हैं तो स्वतः ही फिर वापस जो है राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इस कानून को तो निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे लोग जो है ज़मीन बेच दे रहे हैं और फिर वही जो है नौकरी कर रहे हैं। ये चिंता का एक विषय है और इस पर शक्ति से मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस पर जो है निर्णय लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल जो कि हमारे नियरबाउंड 4 विधानसभा है, कोटद्वार, लंकेश्वर और चारों विधानसभाओं में जब हमने लोगों से जानकारी दी तो लोग इस समय जो है कि भाजपा सरकार से जो क्या कहते हैं उनको नफरत सी हो गई है कि क्योंकि कोई विकास कार्य नहीं है। तो इस लिहाज में जो है कि कांग्रेस की आने वाली 2022 में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा डेवलपमेंट के बात को लेकर चुनाव लड़ती है और डेवलपमेंट करने के बाद ही उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। कांग्रेस की एक परिपाटी रही है कि वो कभी झूठ परोसकर जो है वोट नहीं वो करती, छल और कपट के माध्यम से कभी किसी भी जनता का वोट अर्जित नहीं करती है, और फैक्चुअल स्थिति जो कहा जाता है उसको करते हुए उसको अंजाम देती है। ये कोशिश हमेशा जो है कांग्रेस की रहती है। और लोगों ने, मैं समझता हूँ कि जो इन 4 जो पीरियड निकल गए या 5-5 साल के जो 20 साल 21 साल होने जा रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब बराबर हिस्सा जो है जनता ने बीजेपी को मौका दिया और कांग्रेस को भी दिया। तो कांग्रेस के 5 शुरू के साल और 5 बीच के साल जो बाद में आए, इन सालों को अगर कंपेयर करता है इन सालों को जो इस समय 4.5-5 साल ही चल रहा है और बीच का, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और उसकी वजह से दिक्कतें जनता महसूस कर रही है और अब उनको कंपैरिजन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए ये समझ में आने लगा है कि इससे बेहतर कांग्रेस थी जो जनता के कामों को करती थी, जनता की बातों को सुनती थी, रोज़गार देती थी, महंगाई पर अंकुश रखती थी। और जो ये व्यवस्थाओं का जो चैनल इस प्रकार चल रहा है कि कभी इसका परीक्षण ट्रेनिंग सेंटर जैसे बन गया कि अब इसको मुख्यमंत्री बना दो, इसको मुख्यमंत्री बना दो, अपरिहार्य कारणों में ही किसी को मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता पड़ी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये छोटे राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियाँ हो जाती हैं, लेकिन जनता ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि ये राज्य सरकार बहुत कुछ काम कर सकती है, बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकती है और यही कांग्रेस आनी चाहिए। ये जनता ने मन बना लिया है। अब इसको कैसे जो है वोट के रूप में परिवर्तित किया जाए, ये हमारे संगठन और कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का कार्य वर्तमान सरकार कर रही है, इससे लोग नाखुश हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोगों की आक्रोश इनके प्रति है। तो स्वाभाविक रूप से वो विकल्प तलाश रही है, विकल्प के रूप में उनको सामने कांग्रेस नज़र आती है, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा इस बार कांग्रेस को होने वाला है। कांग्रेस सत्तासीन होगी तो ये जो रूखा या सूखा पड़ गया बेरोजगारी को लेके या डेवलपमेंट के कार्यों को लेके या महंगाई को चरम पर ले जाने के लिए इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार को चलाना जानती है, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना जानती है और यही सबसे बड़ी पूंजी जो है कांग्रेस की रही है। दुर्भाग्य से एक चीज़ में लगातार कांग्रेस कमज़ोर रही है और वो है कि वो छल कपट नहीं जानती, वो लोगों के सामने झूठ नहीं परोसती, वो उनको गुमराह करने के लिए कभी कोई कार्ड नहीं खेलती कि ये वो हैं। ये वोटों को पोलराइज करने का कभी उन्होंने मकसद नहीं रखा और जनता की भलाई पर हमेशा ध्यान रखा। ये सोचते हुए मैं समझता हूँ कि जनता ने अब अपना मन बनाना प्रारंभ कर दिया कांग्रेस के प्रति। धन्यवाद।